सोल्यूशन में मैंने इतना नहीं बोला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतनी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे पता सारे टॉपिक मैंने करवा दिए। इसमें तुम्हें लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। इसमें दो टॉपिक है अलग अलग, तुम्हारे बुकलेट के सेकंड हाफ में मिलेगा पहला टॉपिक जो मैं स्टडी करने जा रहा हूं। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक टॉपिक दिया हुआ है एडजॉर्प्शन, और सेकंड टॉपिक एक दिया हुआ है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। वैसे हम पहले ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एडजॉर्प्शन। किसे कहते हैं एडजॉर्प्शन? कोई बताना चाहेगा बेटा क्या होता है एडजॉर्प्शन? हाँ, एक होता है एब्जॉर्ब होना, बी से, और एक होता है एडसॉर्ब। एब्जॉर्ब तो होता है थ्रू आउट द बल्क, अगर कोई चीज चली जाती है उसे कहते हैं एब्जॉर्ब होना। जैसे आपने कोई स्पंज लिया या कपड़ा लिया, पानी में भिगोया, पानी उसके अंदर तक चला गया, फिर आप उसे ऐसे निचोड़ोगे तो सारा पानी बाहर आ जाएगा क्योंकि अंदर भी पानी था। वो तो क्या है? एब्जॉर्ब। एडसॉर्ब अंदर नहीं जाती कोई चीज, सिर्फ सरफेस पे स्टिक कर गई, उसे कहते हैं एडसॉर्ब। जैसे यही पानी वाला केस, अगर चौक ले लें, कोई चौक देखते हो आप, स्कूल में होते थे, वो चौक के ऊपर पानी में थोड़ा सा डाला, निकाल लिया, चौक तोड़ के देखा बीच में से गीला नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से क्या है? गीला है। तो ऐसे कई बार होता है कि मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस पे रह जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते सॉलिड्स के। ये जो फिनोमेना है कि सिर्फ सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है, इसे हम एब्जॉर्ब ना कह के एक नया नाम दे रहे हैं, इसे क्या कहा जाएगा? एडसॉर्प्शन। इसीलिए सरफेस फिनोमेना है, इसीलिए टॉपिक का नाम क्या है? सरफेस। और डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल एडसॉर्प्शन की है। ये मैंने इंक से लिख दिया, ये भी एडसॉर्ब है। क्या इंक हमारी बोर्ड के बीच में चली गई, ऊपर ऊपर से साफ हो जाएगी? तो ये भी क्या है? एडसॉर्ब है। पेंट किया है दीवार को, अंदर नहीं है पेंट, सिर्फ कहाँ लगा हुआ है? बाहर बाहर, तो ये भी क्या है? एडसॉर्प्शन। हमारे फेस पे शाम तक कितनी धूल मिट्टी लग जाती है, धो लेते हैं फिर निकल जाती है, अंदर नहीं जा रही, सिर्फ स्किन के ऊपर पार्टिकल्स हैं, ये भी क्या है? एडसॉर्प्शन। तुम बेंच के ऊपर बैठे हो, पेंट किया हुआ है, लकड़ी काट के देखो अंदर नहीं है पेंट, सिर्फ ऊपर ऊपर है, ये भी क्या है? एडसॉर्प्शन। तो डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हमें इस चीज के मिलते हैं कि दिखने में लग रहा था एब्जॉर्ब है, लेकिन मॉलिक्यूल अंदर नहीं गए, सिर्फ कहाँ रह रहे हैं? सरफेस पे। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? एडसॉर्प्शन। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक सी टर्म पढ़ रहे हैं। एडसॉर्प्शन क्या होगा? जैसे मैंने बताया बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कोई रिएक्शन के मैकेनिज्म नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, नॉन इक्वेशन के, बहुत सिंपल बातें जो जनरल आपको समझ आ रही। एडसॉर्प्शन क्या कह रहा है वो? फिनोमिना ऑफ attracting and retaining molecules on surface of solids or liquids। गैसेस पे नहीं होगा अभी, क्योंकि सरफेस सिर्फ किसका होता है? या तो सॉलिड का होता है या फिर क्या होता है? लिक्विड का सरफेस होता है। अगर सॉलिड पे या लिक्विड के सरफेस पे कोई चीज स्टिक कर रही है, अट्रैक्ट हुआ, फिर वहीं पे रह गया, रिटेन हो गया, स्टिक कर गया, उसे क्या कहते हैं? एडसॉर्प्शन। ठीक है, और ये एक सरफेस फिनोमेना है, एब्जॉर्प्शन से डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? अगर एब्जॉर्प्शन देखें तो यहां बताओ, इस डेफिनेशन में थोड़ा ऐड करते हैं, क्या होगा? अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग मॉलिक्यूल ऑन सरफेस एज वेल एज इन बल्क। बल्क कहते हैं भी बॉडी के अंदर, तो इसी का डेफिनेशन बना दो। सरफेस के साथ साथ कहाँ आएगा? बल्क में, तो वो क्या बन जाएगा? एब्जॉर्प्शन। फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग and retaining molecules
on surface as well as in bulk, उसे क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। अंदर भी चला गया उसे क्या कहते हैं? ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारी आपको बताई है ना, ये सारी एब्जॉर्प्शन की है। पेंट हो गया, इंक से लिखना हो गया, चौक वाला हो गया, एग्जाम्पल सारी क्या है? एब्जॉर्प्शन। डिटेल पढ़ने से पहले कुछ एक और टर्म्स हमें मिलेंगी इसमें, पहले वो स्टडी कर रहे हैं हम। एड्सॉर्प्शन में ही आगे दो टर्म हो जाती हैं, एक होता है एड्सॉर्बेंट और एक होता है एड्सॉर्बेट। मान लो चौक है, हमने कॉपी पे इंक गिर गई, कभी स्कूल में किया हो, इंक गिर गई, हमने क्या किया? चौक रख दिया ऊपर, तो आप देखोगे इंक आपका चौक ने एब्जॉर्ब कर लेना है। चौक ने इंक एब्जॉर्ब किया, लेकिन चौक के ऊपर ऊपर तो इंक लगी है, तोड़ के देखा नहीं है, तो ये फिनोमेना क्या है? एड्सॉर्प्शन का। इनमें से जो सरफेस देता है, जिसका सरफेस आता है, उसे तो कहा जाता है एड्सॉर्बेंट, और जो इसके सरफेस के ऊपर स्टिक करता है उसे क्या कहा जाता है? एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेंट इज substance that provides surface for adsorption, जो एड्सॉर्प्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है उसे क्या कहते हैं? एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट क्या है? सब्सटेंस दैट स्टिक ऑन सरफेस, जो सरफेस पे चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है, उसे क्या कहते हैं? एड्सॉर्बेट। दीवार के ऊपर पेंट है, पेंट ऑन वॉल, बताओ पेंट क्या है? एड्सॉर्बेट। वॉल क्या है? ये मार्कर से लिखा, इंक ऑन बोर्ड है, इंक किसकी बनी है? कार्बन पार्टिकल्स की, तो ये कार्बन पार्टिकल क्या है? एड्सॉर्बेट। बोर्ड क्या है? मेरी स्किन पे धूल मिट्टी लग गई, डस्ट पार्टिकल लग गए, तो डस्ट पार्टिकल स्किन क्या है? जो भी सरफेस है एड्सॉर्बेंट कहेंगे उसे, जो उसके ऊपर स्टिक करता है वो क्या कहते हैं? एड्सॉर्बेट। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो, एक टर्म होता है अक्लूजन, ये हमने पढ़ा हुआ है। अक्लूजन किसे कहते हैं? तो स्पेशली गैसेस जब एड्सॉर्ब होती हैं, एड्सॉर्प्शन हो रही है ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, तो इसे क्या कहते हैं? अक्लूजन कहते हैं। तो एग्जांपल दे सकते हो, हमने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा था, हाइड्रोजन ऑन निकल, प्लैटिनम, प्लेडियम। तो बहुत सारी गैसेस मेटल के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? अक्लूजन। तो अक्लूजन एक अलग टर्म। ठीक है, एक टर्म हमें मिलने वाला है डीसॉर्प्शन। डी मतलब होता है रिमूवल, कोई चीज एड्सॉर्ब हो रखी है, ये एड्सॉर्ब हो रखी है, सॉलिड लिखा हुआ है, हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो इसे क्या कहते हैं? डीसॉर्ब। तो मैंने सॉलिड वर्ड जो था उसे क्या कर दिया? डीसॉर्ब। इट मीन जो चीज एड्सॉर्ब हो रखी है उसे आप निकाल दो, रिमूव कर दो, तो उसे क्या कहते हैं? डीसॉर्ब। डस्ट लग गई, रहने थोड़ी ना दूंगा, नहा लूंगा, निकल जाएगी, तो वो क्या है? डीसॉर्प्शन। तो डीसॉर्प्शन इज रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल, सॉरी डस्ट नहीं, रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट। अगर एड्सॉर्बेट की रिमूवल कर दें उसे क्या कहते हैं? डीसॉर्प्शन। ठीक है, डी का मतलब याद है? डी हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, तो इसे हम कहते हैं डीसॉर्प्शन। हो जाएगा।
लास्ट एक टर्मिनोलॉजी में हमें एक वर्ड और मिलने वाला है, सॉर्प्शन, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सॉर्प्शन किसे कहते हैं? कई बार ऐसे होता है कि हम क्लियर कट डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि सरफेस पे कहीं कहीं लगा मॉलिक्यूल, तो कुछ हिस्से पे तो हो रही है एड्सॉर्प्शन, कुछ हिस्से में बल्क में भी चला गया। जैसे इंक गिरी, हमने चौक नहीं रखा, कॉटन से साफ कर दी, तो आप देखोगे कई जगह तो कॉटन के सिर्फ ऊपर ऊपर इंक के पार्टिकल लगे हुए हैं। कई जगह इंक ज्यादा थी, यहां से टच किया कॉटन को, वहां अंदर भी चली गई। आप ऐसे स्क्वीज करोगे तो इंक का एक ड्रॉप बाहर भी आ जाएगा। इट मीन्स केस में हमें ना तो इसे मैं एब्जॉर्प्शन बोल पा रहा हूँ ना एब्जॉर्प्शन बोल पा रहा हूँ, तो फिर एड या एब काट ही दिया, एक सिंगल वर्ड रह गया, सॉर्प्शन। इट मीन्स एक्चुअल है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन आगे दो तरह का, एड लग गया तो सिर्फ सरफेस वाला, एब लग गया तो सारा बल्क, है ना। अब हमने काट ही दिया क्योंकि क्लियर ही नहीं है, तो उसे क्या कह दिया, सॉर्प्शन। मीन्स कई बार दोनों ही हो जाते हैं, बोथ एडजॉर्प्शन एंड absorption occur simultaneously. Ink on cotton, क्लियर कट नहीं कह सकते, उसे फिर एक अलग कैटेगरी नाम दे दिया, उसे क्या कहते हैं, सॉर्प्शन। ठीक है, ये तो कुछ एक टर्म्स आ जाएंगी, है ना, किसे एक्लूजन कहते हैं, किसे सॉर्प्शन कहते हैं, किसे एडजॉर्बेट कहते हैं, किसे एडजॉर्बेंट। फ्री चैप्टर हम स्टार्ट कर पाएंगे, पहले कुछ टर्म्स सीख ली हम। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं इसकी केमिस्ट्री क्या है, कॉज क्या है, कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन। सरफेस पे क्यों लग रहे हैं मॉलिक्यूल, स्टिक क्यों कर रहे हैं? तो क्या रीजन है अभी के सरफेस पे बहुत जल्दी स्टिक कर जाते हैं मॉलिक्यूल? तो कोई ना कोई तो अट्रैक्शन होएगी सरफेस पे। तो सरफेस पे क्यों है अट्रैक्शन, अंदर क्यों नहीं है? तो ध्यान से देखते हैं। मान लो कोई सॉलिड है, ए टाइप कोई सॉलिड है, इसमें ए के मॉलिक्यूल ऐसे एक दूसरे से जुड़े होंगे सभी तरफ से, है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना हुआ है। लिक्विड है तो आप इसे लेयर्स ले सकते हो लिक्विड की। ये वाला जो ए है अंदर है, ये वाला ए जो सरफेस पे है, इनके टोटल बॉन्ड्स काउंट करके बताना मुझे कितने कितने हैं। जो अंदर ए है A1 और जो बाहर है A2, A1 के कितने बॉन्ड हैं, 4, क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा होगा, इसके ऊपर भी मॉलिक्यूल है, नीचे भी, राइट भी, लेफ्ट भी, आगे भी, पीछे भी, सारी तरफ से घिरा हुआ है। लेकिन A2 के पास कंपैरेटिवली बॉन्ड्स कम है, 3 है, क्योंकि ऊपर से तो आ ही नहीं रहा, सरफेस वाले से आ नहीं रहा। इसका मतलब A1 और A2 में A2 थोड़ा सा पार्शियलिटी हुई है इसके साथ, ये फील कर रहा है कि मेरे बॉन्ड उतने नहीं है जितने बाकी सबके पास हैं। बाकी सबके तो 4 बना दिए, इसके कितने हैं, 3। इसका मतलब कंपैरेटिवली इसकी स्टेबिलिटी कम है क्योंकि बॉन्ड नहीं बने उतने। इसी स्टेबिलिटी कम होने की वजह से ये चाहता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल आए इसके साथ क्या बना ले, बॉन्ड, तो ये रेडी है, क्योंकि इसे लगता है भी A1 ज्यादा स्टेबल है, इसके बॉन्ड ज्यादा हैं, जिसकी वजह से जैसे ही कोई मॉलिक्यूल B सरफेस पे आता है वो उसे अपनी तरफ खींचता है, बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। बॉन्ड दो तरह के बन सकते हैं, या तो कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, वो रेयर होता है, या फिर वीक वनडरवॉल फोर्स तो बनी जाएगी, वीक वनडरवॉल, क्योंकि उसके लिए कोई नेचर स्पेसिफिक नहीं चाहिए। केमिकल बॉन्ड बन जाता है, जैसे निकल के ऊपर हाइड्रोजन का केमिकल बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि इनकी जो नेचर है वो थोड़ी रिजेंबल कर रही है। तो जब निकल हाइड्रोजन की बात आती है तब तो इनमें कंपैटिबिलिटी है, निकल की कोवलेंसी, H की कोवलेंसी मैच कर जाती है, जिससे कोवलेंट बॉन्ड बनता है, प्रॉपर केमिकल बॉन्ड बनता है। कई जगह आयनिक बनेगा, कई जगह कोवलेंट बनेगा, कोऑर्डिनेट भी बन सकता है, उसे तो कहते हैं केमिकल। लेकिन ज्यादातर क्या होने वाली हैं, वीक वनडरवॉल फोर्सेस होने वाली हैं, क्योंकि इनके लिए कोई भी 2 एटम पास आ जाए बस, उनमें और कोई बॉन्ड बने ना बने, कौन सी फोर्स बनेगी, वनडरवॉल। ठीक है, तो अब इस टॉपिक में से देखते हैं क्या चीजें निकलेंगी हमारी। सबसे पहले रीजन या कॉज आ गया,
हम कहेंगे सरफेस वाले मॉलिक्यूल की कुछ अनबैलेंस्ड वैलेंसीज हैं। अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस का मतलब ये है भी ए के 4 वैलेंसी है, मान लो इसने तो 4 बॉन्ड बना रखे हैं लेकिन इसने कितने बनाए हैं, 3, तो एक वैलेंसी फ्री है। इसे मैं क्या नाम दे रहा हूं, अनबैलेंस्ड वैलेंसी। इस अनबैलेंस्ड वैलेंसी की वजह से अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने में लग रहा है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल को खींचेगा, कोशिश करेगा केमिकल बॉन्ड बनाने की, लेकिन केमिकल बॉन्ड हर 2 चीजों में नहीं बनता, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। निकल का हाइड्रोजन के साथ बन गया, लेकिन निकल का बाकी गैसेस से नहीं बना, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा, नहीं बना, सल्फर डाइऑक्साइड से नहीं बना। केमिकल बॉन्ड बन गया, रेयर चांसेस हैं, नहीं तो फिर ज्यादातर क्या होगा, 99% में वीक वन डबल फोर्सेस हो जाएगा। तो पहला कॉज देखते हैं, कॉज में ऐसे लिख दूं, अनबैलेंस्ड वैलेंसीज ऑन सरफेस। सरफेस पे क्या है, अनबैलेंस्ड वैलेंसीज। अंदर वाले मॉलिक्यूल की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, लेकिन बाहर वाले की, सरफेस वालों की नहीं हुई, तो क्या है, अनबैलेंस्ड वैलेंसीज। ठीक है, ये समझ आ गया बेटा। लेकिन बॉन्ड जो बनेंगे उसके बेस पे आगे एड्सॉर्प्शन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया मैंने। अगर तो केमिकल बॉन्ड बन गया, इसे तो कहा जाता है केमिकल एड्सॉर्प्शन, जो रेयर होगा कोई एक आध केस में। हम ज्यादातर इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा एड्सॉर्प्शन होगा, फिजिकल। मींस अगर तुम्हें पूछेगा भी बताना, जो मैं इंक से लिख रहा हूं बोर्ड पे, ये कौन सा एड्सॉर्प्शन है, तो हमें पता है भी इसमें मैं बॉन्ड तो बता ही नहीं सकता कौन सा है, तो मैं सीधा नाम दूंगा भी वॉन डर वाल फोर्स है, फिजिकल है। केमिकल 1-2 याद रखने पड़ेंगे, सिर्फ निकल हाइड्रोजन वाला याद रखेंगे, बाकी सारे हमारे लिए क्या है, फिजिकल। तो इसलिए ज्यादा तो हम यही पढ़ेंगे, लेकिन हाँ टाइप है 2 तरह की, या तो कैमी होता है या क्या होता है, फिजी। शॉर्ट नेम देखो इनका, इसे कह दिया कैमीजॉर्प्शन। अंडरस्टूड हो गया भी एड्सॉर्प्शन की बात हो रही है, शॉर्ट फॉर्म हो गया कैमीजॉर्प्शन, और इसका नाम क्या बन गया शॉर्ट फॉर्म, फिजीजॉर्प्शन। ठीक है, कैमीजॉर्प्शन स्पेसिफिक है, ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब है कि सिर्फ कुछ एक केस हैं जो हमने याद रखने हैं। मैं 2 एग्जांपल आपको दे देता हूं, कैमीजॉर्प्शन के एग्जांपल लिख लो। कैमीजॉर्प्शन हम याद रखेंगे, बाकी सारे कह देंगे भी फिजिकल हैं। इनमें कौन से बॉन्ड बने हैं, वॉन डर वाल। ठीक है, कैमीजॉर्प्शन स्पेसिफिक हैं। स्पेसिफिक मतलब समझते हो, निकल और हाइड्रोजन का ही बनेगा बेटा, निकल किसी और गैस के साथ नहीं बनाएगा। अगर निकल के ऊपर कोई और गैस हो भी जाती है एडसॉर्ब, तो आप लिख दो ये तो फिजिजॉर्प्शन है, वॉन डर वाल फोर्स होगी। इसीलिए तो जब भी हमने ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन की रिएक्शनें करवाई हैं, हाइड्रोजनेशन, तो याद है कौन कौन से कैटलिस्ट ये, निकल, प्लेडियम, प्लाटिनम। उसका रीजन भी आपको यहाँ मिलेगा भी निकल ही क्यों चाहिए हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि निकल के ऊपर जब हाइड्रोजन लगती है, ये एडसॉर्प्शन हो गई, तो चेक करो ये बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा ना, फिर H की 2 वैलेंसी तो होती नहीं। अब ये बॉन्ड टूट गया तो बताओ H2 नहीं रहा, H एटम बन गए, क्या H एटम ज्यादा रिएक्टिव होंगे, तो बस आपकी रेट क्या होगी, फास्ट। कहाँ H एटम ने अटैक करना है डबल बॉन्ड पे, कहाँ H2 ने अटैक करना था। एटम्स हमेशा क्या होते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन हमने पढ़ी है, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से ये रीजन भी यहाँ मिलेगा। तो ऐसे कैटलिस्ट का भी फायदा करते हैं, हमें कैटलिस्ट का भी काम करते हैं, वो आगे बढ़े हो जाएगा बेटा। तो केमी की पहले एग्जांपल लिख रहे हैं, बाकी सारी फिजिकल की हैं। कैमीजॉर्प्शन के एग्जांपल रेयर हैं। इसमें पहला एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑन निकल पे हो जाए, प्लाटिनम पे हो जाए या प्लेडियम पे हो जाए। ठीक है, और दूसरा एक एग्जांपल है आयन एक्सचेंज रेजिन्स, पढ़े थे हमने। आयन एक्सचेंज रेजिन्स होते हैं, बताओ हार्डनेस ऑफ वाटर किस वजह से थी, मेन कौन कौन से आयन है जो रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैटाइन। इनके जो एनाइन है वो होते हैं या तो क्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फेट, है ना, ये वाले होते हैं, याद है ऐसे, क्लोराइड्स, कार्बोनेट एंड सल्फेट।
क्या होता था, इसे हार्डनेस को रिमूव करने के लिए पहले केटाइन एक्सचेंजर में से डालते थे, वो केटाइन अलग कर देते थे, फिर अनाइन। केटाइन एक्सचेंजर क्या थे? केटाइन एक्सचेंजर्स बहुत ही लंबी कार्बन की चेन्स हैं, रेजिन्स कहते हैं इन्हें। कार्बन की लंबी चेन है जिसकी वजह से थोड़ा वैक्स टाइप सेमी सॉलिड सा बन रखा है, उसे हम कहते हैं रेजिन। पानी में तो हमें पता है कार्बन चेन डिसॉल्व नहीं होएगी, लेकिन इसके एंड पे ग्रुप लगा हुआ है जिसमें एक रिलीजेबल एच है, चाहे तो COH लगा दो, चाहे क्या लगा दो, सल्फोनिक। याद है? तो हमें पता है भी ये तो पानी में घुलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही पानी में जाएगा H तो अलग निकल जाएंगे, H बाहर चले जाते हैं, उनकी जगह क्या आता है, केटाइन, कैल्शियम या मैग्नीशियम, वो इसके साथ लग जाएगा। CO नेगेटिव के साथ क्या लग गया, या तो कैल्शियम लग गया, ट्वाइस हो जाएगा, या फिर मैग्नीशियम लग गया। कैल्शियम बाउंड हो गया क्योंकि 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव में थोड़ा सा चार्ज ज्यादा है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। ये तो बाउंड हो गया। बाहर क्या निकला था बेटा, H। याद है ऐसे रिएक्शन लिखते थे, 2 H आगे, 2 H निकल गए, कैल्शियम लग गया। अब ये रेजिन के अंदर तो नहीं गया ना, रेजिन कोई हल्का सा, जैसे आप जेलीज लेते हो वैसे कोई मटेरियल है, उसके सिर्फ सरफेस पे यहाँ CO नेगेटिव ग्रुप है, वहां पे क्या बाउंड हो गया, कैल्शियम, अंदर तो नहीं जाएगा, तो इसे हम कह सकते हैं एडसॉर्प्शन है, लेकिन इसमें आयनिक बॉन्ड बना है, तो इसे केमिसॉर्प्शन कहेंगे। केमिसॉर्प्शन कहेंगे। एक केमिसॉर्प्शन का कोवलेंट बॉन्ड वाला एग्जांपल है, एक केमिसॉर्प्शन का आयनिक बॉन्ड वाला एग्जांपल है। तो केमिसॉर्प्शन में या तो आयनिक बॉन्ड बनता है या फिर कौन सा बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, ऐसी सेम अनाइन का ये भी सेम ही हो जाएगा, है ना, H निकल के सेम आ जाएगा सारा। ऐसे अनाइन का किसको याद है अभी, अनाइन एक्सचेंजर कौन से होते थे, ये तो केटाइन एक्सचेंजर है, या तो COH ग्रुप लगा हो या SO3H। अनाइन एक्सचेंजर किसे याद है, कौन सा ग्रुप लगा होता था, OH वाला। तो अनाइन एक्सचेंजर रहते थे, वो भी रेजिन्स कहते थे उन्हें। अब आपको रेजिन वर्ड समझ आ रहा है? रेजिन होता भी कार्बन के कोई ऐसे चेन है लंबे वाले जो पानी में नहीं घुलेंगे, तो वो सॉफ्ट जेली टाइप वैक्स टाइप कुछ रेजिन्स रख दिए हमने, लेकिन लास्ट पे एक रिप्लेसेबल आयन लगा हुआ है NH4OH, NH3OH। N का एक बॉन्ड तो इधर ही बन गया, R के साथ 3 H है, तो NH3 लगेगा क्योंकि N के 4 लगे आते हैं, 4 में से एक R हो गया। ये जो है ये अनाइन को एक्सचेंज कर देगा, क्लोराइड को, सल्फेट को, है ना। कार्बोनेट तो नहीं होते, कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट तो नहीं होते हैं, क्लोराइड होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट, ये होते हैं शायद, चेक करना, क्योंकि कार्बोनेट अगर होगा, कैल्शियम कार्बोनेट तो वैसे ही नीचे बैठ जाएगा, वो तो घुलेगा ही नहीं, तो कार्बोनेट नहीं होते। तो इनमें से कोई भी अनाइन है वो OH की जगह फिक्स हो जाएगा, OH बाहर निकल जाएगा, ये लग गया R NH3Cl, ऐसे लिख दें, या फिर R NH3 पॉजिटिव। तो यस, एडसॉर्प्शन में 2 तरह के बॉन्ड बन सकते हैं केमी में, या तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, उसका एग्जांपल है निकल हाइड्रोजन का, या फिर आयनिक बॉन्ड बनेगा, उसका एग्जांपल है केटाइन एक्सचेंजर एंड एनाइन एक्सचेंजर। तो ये दोनों केमिसॉर्प्शन के एग्जांपल हो जाएगा। इन दोनों के बिना जितने भी आपको मैं क्लास में एग्जांपल दूंगा, ऑल आर फिजिकल एडसॉर्प्शन। देख लो फिजिकल एडसॉर्प्शन के एग्जांपल, एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन। पेंट ऑन वॉल, पेंट ऑन वॉल, या फिर सेकंड, गैसेस ऑन सरफेस ऑफ चारकोल, गैसेस ऑन सरफेस ऑफ चारकोल। चारकोल कार्बन का एक एलोट्रोप है, बताना क्रिस्टलाइन या अमोर्फस। अमोर्फस जो कोयले जैसा दिखता है उसे हम कहते हैं चारकोल, सॉफ्ट कोयला होता है, पोरस। अगर उसके ऊपर भी गैसेस एब्जॉर्ब हो आती हैं, उसके ऊपर अगर गैसेस एब्जॉर्ब होती हैं तो वो हाइड्रोजन निकल जैसा केस नहीं है, वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, गैसेस ऑन चारकोल। आपको कोई भी ऐसा एग्जांपल दे दे, आपको कोई भी हाइड्रोजन ऑन चारकोल है तो किस तरह का एग्जांपल है, तो हम कहेंगे फिजिकल है। अमोनिया ऑन चारकोल, कार्बन डाइऑक्साइड ऑन चारकोल, सल्फर
जितनी भी है चारकोल वाला केसेस रखे फिजिकल में, सिर्फ हाइड्रोजन निकल वाला किस में रखा है, केमिकल। हो जाएगा बेटा। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बना के लिखो जो हमने याद रखना है। वाटर इज adsorbed by silica gel but absorbed by calcium chloride। ये मल्टीपल में दिखेगा आपको, है ना। पेंट ऑन वुड ये नहीं मैंने लिखवाया क्योंकि ये तो तुम्हें समझ गई क्या क्या है। डस्ट ऑन फेस समझ गए, है ना। मैंने क्या लिखवाया केमिस्ट्री वाले, गैसेस ऑन चारकोल वैसे नहीं पता चलेगा। वाटर वेपर एब्जॉर्ब करने के लिए दो चीजें यूज होती हैं। एक तो होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल बहुत जगह आपको कहीं शोरूम में जाओ इलेक्ट्रॉनिक्स के कंप्यूटर्स में तो वाइट से हल्के से पत्थर पड़े होते हैं जगह जगह। वो वाइट से हल्के पत्थर जो हैं वो डेकोरेशन का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेन पर्पस ये होता है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सरफेस पे। और जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं, एलईडीज हैं, मॉइस्चर ज्यादा होगा तो शॉर्ट सर्किट हो गए, खराब हो जाते हैं। तो उनका ड्यूअल पर्पस है, डेकोरेशन तो है ही है। देखिए कभी छोटे छोटे वाइट से पत्थर टेबल पे डाल रखे हैं, गमलों में डाल रखे हैं अलग अलग जगह, वो जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो क्या हैं, सारे सिलिका जेल के हैं, ठीक है। लेकिन एक होता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब करता है क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल को बॉन्ड बना के ऐसे 6 वाटर H बॉन्ड बना के जोड़ लेता है। और H बॉन्ड भी वंडरवॉल में रखूंगा मैं, केमी नहीं कहूंगा, इसे भी क्या कहूंगा, H बॉन्ड इज आल्सो टाइप ऑफ फिजी। तो फिजिज ऑप्शन ही है। ये हमने एक एस ब्लॉक में टॉपिक पढ़ा था कि जो अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के आयंस है ना, इनकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है और साइज छोटा है। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज अल्कली मेटल हाइड्रेट्स नहीं बनाते, लेकिन अल्केलाइन अर्थ मेटल के सॉल्ट क्या बनाते हैं, हाइड्रेट्स। बताओ, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम करते थे एस ब्लॉक में भी, NaCl कई बार फ्री फ्लोइंग नहीं रहता, क्या वो इस वजह से भी NaCl हाइड्रेटेड बन गया? तो फिर क्या रीजन था? हाँ, क्योंकि उसमें एक अलग से सॉल्ट होता है MgCl2। तो जो पानी को सोखने वाली जो पावर है वो सिर्फ अल्केलाइन में है, अल्कली में नहीं। तो मैं रिलेट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हमें वो भी बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस होते रहे। तो NaCl फ्री फ्लोइंग नहीं रहता रेनी सीजन में क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर क्लम्प से बन जाते हैं। वो NaCl नहीं करता, MgCl2 करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता था। दूसरा क्वेश्चन भी, हाइड्रेट्स अल्कली मेटल के हैलाइड बनाते हैं या अल्केलाइन के, और क्यों? तो अल्केलाइन के बनाते हैं क्योंकि इनकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, अल्कली नहीं बनाते। वहीं से एग्जांपल आया भी, कैल्शियम क्लोराइड हम पानी को सोखने के लिए ले सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि पानी H बॉन्ड बनाएगा, तो H बॉन्ड तो बेटा अंदर वाला कैल्शियम भी बना सकता है, बाहर वाला भी बना सकता है। H बॉन्ड के लिए उसको कोई बाहर वाली सिर्फ वैलेंसी जो आंसर वो तो नहीं चाहिए, H बॉन्ड तो हमेशा ही बनेगा, है ना। तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो पोर्स हैं उसमें भी वाटर जा सकता है, जिसकी वजह से ये होगा एब्जॉर्ब। लेकिन सिलिका जेल में सिर्फ ऊपर सरफेस पे जो अनबैलेंस वैलेंसी रहेगी वहां पे लगेगा। सिलिका जेल SiO2 ही होता है, लेकिन उसकी अमोर्फस फॉर्म को कहते हैं। SiO2 का स्ट्रक्चर जाइंट मॉलिक्यूल कहते थे, इसे बताओ क्यों? व्हाई SiO2 इज नोन एज जाइंट मॉलिक्यूल? हाँ, क्योंकि इसमें आगे आगे ऐसे जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे क्या कहते थे, जाइंट मॉलिक्यूल कहते थे। याद आ रहा है सिलिका? या तो मैं तुमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं है कि ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए इनको, ऐसा तो नहीं हो रहा? याद आ रही हैं चीजें? SiO2 जाइंट मॉलिक्यूल है। कोई बताओ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं ऐसे बनता था, SiO2 क्यों बनता था? हाँ, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, SiO में मल्टीपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनता क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा है, तो पी पाई ओवरलैप अच्छी तरह हो नहीं सकता। हो जाएगा फिर? तो वहां से क्वेश्चन उठाएगा भी, सिलिका जेल तो करता है एडसॉर्ब, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड करता है। तो मैंने जो याद करने वाली चीजें वो तुम्हें लिखवा दी। निकल हाइड्रोजन याद करना पड़ेगा, प्लैटिनम हाइड्रोजन या प्लेडियम, आयनिक वाला भी याद करना पड़ेगा,
गैसेस चारकोल भी याद कर लो बेटर है, या ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वैसे नहीं पता चलेगा, सर्शन रीजन बना के आया हुआ है क्वेश्चन, तो ये वाला भी याद करना पड़ेगा। अभी सिलिका जेल तो एडजॉर्ब है, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड क्या है, एब्जॉर्ब। बाकी नॉर्मल सारे जितने भी मैं बोलूंगा वो फिजिकल हैं, जितने भी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे हुआ हो जाएगा बेटा, यहाँ तक क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आगे कल हम पढ़ेंगे फैक्टर्स कौन कौन से हैं एब्जॉर्प्शन के, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और थोड़ा सा फिजिकल और केमिकल में और क्या क्या दिखता है। ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे। माइंड नहीं करो मेरी बातों को, है ना। तुम आज जिस भी क्लास में जाओगे तुम्हें खुशी से बताएंगे कि हमारे इतने रिजल्ट हैं। मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा है, मैं भी खुश होकर बता सकता था भी मेरे इतने रिजल्ट हैं, 15 हैं, 20 हैं, लेकिन पता नहीं, या तो मैं ज्यादा लालची होता जा रहा हूँ कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो बेटा हमें चाहिए रिजल्ट, है ना, इसलिए तुम्हें बार बार ये चीज कही जा रही है कि तुम ले सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ो। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। क्या बेटा, कल ले लो, कल टेस्ट के डाउट होंगे। ठीक है।